फिर आपने शोध कार्य शुरू कर दिया डॉक्टर राम लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से। उसके बाद टेट परीक्षा पास किए हैं, सी टेट, एस टेट। झारखंड 2016 में टीजीटी पीटी दोनों में आपने साक्षात्कार दिया और जीआईसी 2016 के विज्ञापन में आपने इंटरव्यू दिया। जीआईसी 2021 में जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें भी आपने परीक्षा को पास करके मेंस लिखा। जूनियर एडेड में आपने 120 प्रश्न किया 150 में। प्रधानाचार्य जो आया था उसमें भी आपने 140 सवाल करके अंक लाया। फिर टीजीटी 2016 में भी आपने टीजीटी का इंटरव्यू दिया। 2016 का विज्ञापन में फिर आपने प्रवक्ता का इंटरव्यू दिया और 2021 में टीजीटी में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ और 2021 ही विज्ञापन में जो भी गया है प्रवक्ता के पद पे आप बलिया में चयनित हैं और सेवा संघ इंटर कॉलेज बलिया और बाराबंकी में आपका नेशनल कॉलेज में आपका चयन हुआ। तो इसमें बलिया में आप चयनित हैं। आप लोग संस्था में नहीं आए, हमको क्रोध भी आया, लेकिन आपकी उपलब्धि देख करके जब सुनी कितनी जगह सिलेक्शन हुआ, ये आज मैं सुना तो खुशी भी हुआ। लेकिन ना कई कारण रहे होंगे, ज्वाइनिंग पाना, परिवार में समस्याएं, आना जाना, समय का अभाव, छुट्टियों का आना मिलना। तो इस समय प्रवक्ता के पद पे चयनित है और हायर का भी आपने परीक्षा दिया जिसमें कुछ मानवीय भूल की वजह से आपको साक्षात्कार का मौका नहीं मिला। तो आपकी ही बैच के हैं, तो परिचय आप सुन लिए हैं। अनु सिंह नाम है और अब आपसे सुनेंगे। सुनना चाहेंगे तो नीचे मोबाइल नहीं चलाएंगे और आप लोग कोई इधर उधर बात नहीं करेगा जब तक स्पीच होगी, ध्यान सुनेगा, ठीक है। और जब इच्छा नहीं कहेगी उससे बंद हो जाएगा। और ये सौभाग्य आप लोगों को बहुत लकी हैं जो सुन रहे हैं। जो लोग ये आज भी यहाँ पे आए हैं ना, बहुत लोग सुनते थे उनकी बातें, बिना सुने हो ही नहीं पाएगा इतना अच्छा। और मैंने शुरुआत कर दिया है। मैंने एक पेन और डायरी दूंगा क्योंकि जल्दबाजी था, हमें भी पता नहीं था, क्योंकि आपका डेट परसों था और नहीं पाए आप। अगला बार जो सिलेक्शन होगा तो जानते हैं जो रैंक आएगा उसको स्कूटी मिलेगा और जो रैंक नहीं लाएगा, सफल होगा तो गिफ्ट मिलेगा कुछ निरंतर परिवार की तरफ से, ठीक है। जो आएगा उसको लाभ मिलेगा, लेकिन नाम नहीं देंगे, नहीं सोचेंगे उससे ज़्यादा किराया लग जाएगा। अब अनु सिंह की बातें आप सुनेंगे, पूरे अनुभव सीखिए, सब कुछ बताएंगे खुल के। और किसी कोई प्रश्न पूछना होगा, सब रचना मत पूछना। नहीं सर, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं अपने सर को सादर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम सर। सर का सानिध्य और आशीर्वाद के वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सर ने बताया अनु सिंह है, आजमगढ़ ज़िले से हूँ मैं। तो मैंने सर के संस्थान में 2016 लास्ट में, मतलब मैं आई जब सर वहाँ सलोरी में पढ़ाते थे और उस समय मेरा नेट भी नहीं था। तैयारी तो बहुत अच्छी थी लेकिन नेट नहीं था। मैं जैसे जो लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी, अपना अनुभव ही बता रही हूँ कि मैंने बहुत सारी किताबें खरीद रखी थी। इसके पहले मैं सर के यहाँ आने से पहले मैं एक संस्थान से जुड़ी थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं बता रही हूँ। वहाँ से मुझे ज्ञान तो मिला लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अनुभव नहीं मिला, एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं मिला। बहुत सारी किताबें, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी रामचंद्र तिवारी की इतनी मोटी सी बुक उस समय 850 की आती थी। मैं सारी बुकें, मैं टेक्स्ट बुक पूरी अलमारी मेरी भरी हुई थी और मैं खरीदी, मैं पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, रात रात में जग के पढ़ती थी, सुबह पढ़ती थी, क्योंकि मैं ये लगता था वैकेंसी तो कोई लगी नहीं थी। जब मैं यहाँ प्रयागराज आई तो उस समय पंचवर्षीय योजना 5 साल के बाद ही भर्तियाँ होती थी, तो मैं पढ़ती थी सारी किताबें। मैं अंडरलाइन कर करके 2-3 बार संवेदना का विकास, सरल इतिहास, सब चीज़ खरीद के और मैं पढ़ती थी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और नेट नहीं हुआ। उस समय नेट होता था, साल में 2 बार नेट होता था, नेट नहीं हुआ। नेट के लिए ही मैं संस्थान से, एक दीदी थी मेरी, काफ़ी सीनियर थी, मेरी पार्टनर थी, वो सर के यहाँ पढ़ती थी, टेस्ट वगैरह देती थी। तो कह रही कि अनु तुम चलो टेस्ट देने सर के यहाँ,
और फिर मतलब वहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसे रूम पे बैठी हो कोई मतलब है नहीं। तो मैं सर के यहाँ आई टेस्ट देने के लिए, सर जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ऐसे मैं टेस्ट दी। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे याद है भक्ति काल पे टेस्ट हुआ था, सिर्फ भक्ति काल पे 125 क्वेश्चन था। उस समय मेरा 120 प्रश्न सही हुआ, सिर्फ भक्ति काल पे। बहुत इजी, कभी कभी होता है ना कि बहुत इजी पेपर सर बना देते हैं, तो उस समय बहुत इजी था। तो मुझे लगा मेरा 120 प्रश्न सही हो रहा है, मुझे आने की जरूरत नहीं है संस्थान में, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। 120 तो सही हुआ है, 1-2 यफ था। सिर्फ भक्ति काल पे एकदम इजी प्रश्न थे, बहुत आसान। और मैं फिर जो होता है ना कि लोग बहक जाते हैं, 2016 की बात मैं बता रही हूँ। मैं घर पे बैठ गई और प्रैक्टिस सेट करना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, फिर भी दीदी का जो 125, 123 मतलब 123, 111, कभी 17 जैसे पेपर बनता था उस हिसाब से नंबर आते थे। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा खुद से पढ़ते पढ़ते मैं डिमोटिवेट होने लगी थी, समझ में नहीं आता था, कुछ प्रेशराइज। मेरा एक बेबी भी है अभी, अपने मामा के यहाँ गया है, मैं बुलाऊंगी उसको, बच्चा है। तो थोड़ा सा पारिवारिक शादी, मैं मैरिड हूँ, तो थोड़ा सा रहता था घर परिवार तमाम चीज़ें। फ़ोन कॉल, जैसे हम कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े रहते, फ्री रहते, तो कभी भी फ़ोन कर दिए, कभी फ़ोन आ गया, तो उस हिसाब से रूटीन नहीं हो पाता था। फिर मैं टेस्ट देने के लिए आई, सर ने बोला कि आप किस संस्थान से एडमिशन हुआ है। जैसे सर उस समय गाड़ी वहाँ पे सलोरी में कर रहे थे, मतलब आते जाते थे। तो हमने कहा नहीं सर, एडमिशन में मुझे टेस्ट ही देना है, टेस्ट का जो चार्ज लगता है मैं दे दूंगी। तो सर ने बोला कि नहीं, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए, अदर बच्चों के लिए हम अलाउ नहीं किया, नहीं तो पूरा प्रयागराज हो जाएगा, हमारी बैठाने की जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है। तो बिना मन का हमने एडमिशन लिया, जैसे मन नहीं था तो एडमिशन ले लिया। इसके बाद मैं पढ़ी, कुछ दिन तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़ चुकी थी, रियलिटी बता रही हूँ, समझ में नहीं आया। सर का जो पढ़ाना स्लो और सब चीज़ें मैं 0 लेवल से पढ़ी थी, तो समझ में नहीं आया। तो सर से मिली मैं ऑफिस में जाके, वहाँ के मैं बोली सर मुझे मैं नेट के लिए ही आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं ये सब चीज़ तो जानती हूँ। सर कहें जो जानती हैं वही गलतियाँ होती हैं पेपर में, और आप धैर्य बनाकर रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए। तो फिर भी मेरे समझ में नहीं आया, सर बताएंगे हो सकता है या बताते होंगे कि मैं रेगुलर नहीं रह पाती थी। जैसे कभी भी मैं संस्थान में, जैसे 1 महीने में मैं 10 दिन तो मेरा गैप हो ही जाता था, और यही रीज़न है कि मैं हर जगह साक्षात्कार तक पहुंची और वहां से वापस आ गई। मेंस भी मैंने लिखा और वहां से मैं रिटर्न हो गई, रेगुलरिटी के अभाव में। इसके बाद सर के यहाँ आई, जैसे तैसे मान लीजिए पढ़ी। उस समय सर मैं रेगुलर नहीं हो पाती थी, और मुझे याद है इसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम में ही, जैसे मैं नेट का पेपर दी, मेरा नेट हो गया, फिर मेरा प्रोत्साहन बढ़ गया। होता है ना कि जब कुछ नहीं होता है तो आदमी डिमोटिवेट खुद से होने लगता है कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो नेट हुआ, क्योंकि टेट और सब चीज़ में जो लैंग्वेज का टेट था, मैं बीएड अपेयरिंग कर रही थी, मतलब बीएड में ही थी, तभी मैं क्वालिफाई करती गई सब चीज़ें। तो मुझे लगता था ना शुरू में कि अरे मैं टेट पास कर ले रही हूँ, मैं ये कर ले रही हूँ, तो मैं ये भी कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। तो 1 साल मेरा इसी उहापोह में बीता। इसके बाद जो है सर के यहाँ आई, नेट हुआ, नेट के बाद फिर नेट हुआ, फिर एक बार नेट हुआ, सिर्फ 3 नंबर से मेरा जेआरएफ रुक गया था, और एक बार जब नेट हुआ तो 1 नंबर से रुक गया, वो मैं मार्कशीट भी नहीं निकलवाई, लास्ट वाला 1 नंबर से रुक गया जब ऑनलाइन हो रहा था। तो इसके बाद 2019 में मेरा जेआरएफ हुआ, और मैं पीएचडी में एडमिशन, मेरा ये था कि मैं, सब लोग कहते थे पीएचडी कर लो, नेट है, तो मैं बोली नहीं, मैं जेआरएफ होऊंगी तभी पीएचडी करूंगी। तो मैं उस बीच क्या था कि तमाम समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। मैं यहाँ इलाहाबाद थी, आप लोगों के भी जीवन में तमाम समस्याएं हुई, चूँकि मैं यहाँ काफ़ी लंबा समय दी हूँ। तो एक बार था सर, वही 2016 का टीजीटी पीजीटी का मैं इंटरव्यू का चल रहा था वहाँ पे। तो उस बीच क्या हुआ था कि टीजीटी की इंटरव्यू लगा हुआ था, और ये माघ मेला का समय था। मैं जा रही थी कहीं, तो मेरा चैन, जो मैं चैन पहनी थी गोल्ड का, वो चैन चोरी हो गया रास्ते में, मतलब किसी ने खींच लिया। मैं बहुत अपसेट हो गई। उस समय एग्ज़ाम लगा हुआ, एग्ज़ाम था, इंटरव्यू था कि एग्ज़ाम था शायद, एग्ज़ाम ही था उस समय। तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई, मुझे मन ही नहीं करता था मैं कैसे कोचिंग में जाऊँ, कुछ हो भी नहीं रहा, और फिर चैन भी, उस समय जेआरएफ नहीं था। सर ने कहा कि, किसी ने बताया सर को, मेरे बैच की जो लड़कियाँ थी, सुषमा और लड़कियाँ, कि सर इनका अन्नू का चैन चोरी हो गया। तो बुलाए सर ऑफिस में, तो बोले कि क्या हुआ। तो हमने कहा सर मेरा चैन चोरी हो गया। कहे कौन सा चैन, इतना नॉर्मली सरल तरीके। हम कहे सर समझ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं। हम कहे सर चैन, तो कह रहे हैं सुकून नहीं ना। हम कहे नहीं सर सुकून, कहे चैन सुकून वाला नहीं ना। हम कहे नहीं सर सुकून वाला। तो बस वही सुकून रखिए, बहुत सारा चैन मिल जाएगा आपको, बहुत सारा चैन बनवाएंगी आप।
धैर्य रखिए, सुकून रखिए, सुकून को न खोने दीजिए। और चैन क्या चीज़ है, बहुत सारा चैन बनवाएंगी आप, खो गया खो जाने दीजिए। तो हमने कहा ठीक है सर। तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि इस तरह से इजी वे में, मतलब इतना कोई सुनता था तो हाँ कैसे खो गया, क्या हुआ। सर ने एक लाइन में कहा कि चैन सुकून नहीं ना, वो तो है ना। हम कहे हाँ सर। तो कहे बस वही होना चाहिए। तो फिर मैं भूल गई, उसी टाइम से मैंने कोई जिक्र भी करता, हम कहें जाने दो, बहुत चैन बनवाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। तो फिर इसके बाद इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू में मेरा 120 प्रश्न था, 121 पे सिलेक्शन हुआ प्रवक्ता में, और टीजीटी में भी एक प्रश्न नीचे था। तो जनरल का थोड़ा सा ज़्यादा जाता है मेरिट, तो 1 नंबर से उसमें भी मेरा रुक गया। तो थोड़ा सा हर्ट हुआ, लगा कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मुझे लगता था कि मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी बेटर है, मैं रेगुलर हूँ और रेगुलर पढ़ रही हूँ, रेगुलर टेस्ट दे रही हूँ। तो ये लगा कि मैं अच्छा करूँगी, एक न एक दिन मेरा सिलेक्शन अच्छी जगह होगा। कभी मैंने हार नहीं माना। मुझे लगता था कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, अंदर से खुद से लगता था। लोग कहते थे, घर वाले डिमोटिवेट करते थे, मुझे लग कि प्राइमरी की प्रिपरेशन करो, प्राइमरी लगी हुई थी, सुपर टेट करो। सुपर टेट में क्वालिफाई हो गई, लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया कि मेरा कट ऑफ इतना जा रहा है। पहली काउंसलिंग में नहीं, तीसरी काउंसलिंग में मेरा हो जाता। 99 पे जनरल का बना था, मेरा 100 था। मैंने लोगों से बताया कि मेरा 99 है, क्योंकि मेरी काउंसलिंग करा देते लोग, मैं प्राइमरी में सेलेक्ट हो जाती तो आज यहाँ नहीं पहुँच पाती, आज मैं रिसर्च नहीं कर पाती। तो मैंने, पापा मेरे कहते थे, चूंकि इंटर कॉलेज लेक्चरर है मेरे ससुर जी, तो रिटायर हो गए हैं, वो कहे कि काउंसलिंग दे दो। हम कहे नहीं पापा, मेरा हो नहीं पाया, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, देखी हुई लड़कियों का बहुत ज़्यादा नंबर है, मेरा नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता था कि यही कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला अगर हो तो फासले क्या हैं। और मैंने वो फासला हासिल किया कॉन्फिडेंस पे, सर के मोटिवेशन से। मैं एक भी दिन कोचिंग मिस नहीं करती थी। जब से सर, मतलब सर हमेशा कहते थे आप रेगुलर नहीं रहती हैं। जब से मैं 2016 में नहीं हुआ, 2016 वाली वैकेंसी जो 19 में हुआ था एग्जाम, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मैंने न कोचिंग मिस किया, न टेस्ट मिस किया, और न ही जब टेस्ट देने के बाद जो सॉल्व कराते हैं सर, टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे पे सॉल्व कराते हैं, बताते हैं आंसर किसका कितना नंबर है, उसको भी मैंने मिस नहीं किया। सॉल्व कराते वक्त, उसके पहले तो कॉन्फिडेंस था, उसका नतीजा हम भोग चुके, लगभग बहुत पीछे हो गए। और फिर उसको मैं नोट करती थी, एक कॉपी अलग से रफ बनाई थी, उस पर जो भी प्रश्न मेरे गलत होते थे उसको मैं नोट करती थी। वो आज भी मेरे पास है, मेरे टेबल पे। चूंकि मैं सिलेक्टेड हूँ, टेस्ट, सर का टेस्ट पूरा इतना ऊंचा आज भी मैं रखी हूँ। हायर का एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए मैं अलमारी में रखी थी, टाइम नहीं मिल पाता था। अभी मैं निकाल के अपने टेबल पे जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ रखी हूँ। और सर की कॉपी भी निकाल के रखी हूँ, जिसपे मैंने सारे प्रश्न जो मेरे गलत होते थे टेस्ट में, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जैसे पेपर का सेट रहता था, मैं उसको वहाँ पे रखी हूँ पढ़ने के लिए। अभी एक दिन मैंने देखा लगभग 8-10 पेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे याद भी आया कि कौन कौन से टेस्ट में कितना नंबर, मैंने डेट वाइज डेट लिख के कौन से टेस्ट है और कौन सा डेट पे हुआ है। इसके बाद सारे क्वेश्चन जो मेरे गलत होते थे उसको एक जगह लिखती थी, फिर 4-6 लाइन छोड़ के जो क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाते थे, जो मुझे आते नहीं थे, कभी कभी होता है ना तुक्के से सही हो जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, तो उसको भी मैं लिखती थी। ऐसा नहीं कि वो मेरा सही हो गया, मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आता था, इसलिए मैं उसको भी नोट करती थी। और उसको खाली समय में मैं देखती रहती थी। खाली समय में क्या, मुझे लगता था कि जब मैं घर जाती थी यहाँ से तो मैं तुरंत उसको याद करती थी, शाम को चाय वाय पीते समय, और एक बार 2-3 बार उसको पढ़ती थी। मुझे सारे प्रश्न 125 प्रश्न हर संडे को मेरा मतलब याद करने का लक्ष्य था, टेस्ट देने के सिवाय, सॉल्व करने के सिवाय। और जो सब सर प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे सारे सिलेबस का रिवीजन कराते हैं, कोई टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अभी भी कराते होंगे सर, तो वो कराते हैं, उसको भी मैं नोट करती रहती थी और बहुत ध्यान से देखती थी। तो ये मेरा अनुभव है कि आप लोग कभी भी या कोई भी हताश न होइएगा, निराश न होइएगा। नौकरी क्या चीज़ है, नौकरी तो मिलेगी है, नौकरी की लाइन लग जाएगी। मेरा कॉल लेटर आता था, झारखंड में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वेरिफिकेशन मैंने करवाया था, लोगों ने कहा ज्वाइन कर लो, घर से भी दबाव था चूंकि ज़्यादा समय हो गया था और सब में साक्षात्कार देने के बाद नहीं होता था। तो कॉल लेटर 3 बार आया झारखंड वाला, ज्वाइनिंग का लेटर। तो हमने सर से कहा सर हम क्या करें, हमको समझ में नहीं, इधर एग्जाम लगा हुआ है। सर ने कहा कि आप क्या करिए, आप ज्वाइन मत करिएगा, थोड़ा सा वहाँ समय ले लीजिएगा, अगर आप उधर ज्वाइन करेंगी तो आप फंस जाएंगी, फिर आप इधर थोड़ा मुश्किल है, अपने जगह अपने स्टेट में हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है।
हमने कहा ठीक है सर, कह रहे ज्वाइन 4-6 महीने का 3-4 महीने का समय मिलता है, वेरिफिकेशन करवा के समय ले लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने वैसे ही किया, ज्वाइन नहीं किया। इधर टीजीटी में पीजीटी में दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। और पढ़ाई का मैं बताना चाहूँगी अगर आप लोगों को कि पढ़ाई जो है, मैं देखिए मैं रात में नहीं पढ़ पाती थी 11:30-12 बजे तक। 12 बजे के बाद मैं जैसे ज़बरदस्ती पढ़ती थी, जैसे प्रेशर रहता है, एग्जाम डेट आ जाता है नज़दीक तो प्रेशर रहता है ना कि कितना पढ़ लें। उसके बाद मैं पढ़ती थी तो मुझे याद नहीं होता था, जैसे सुबह उसको देखी तो मुझे याद ही नहीं रहता मैं कितना पढ़ी हूँ। 11:30 बजे तक मैं कॉन्सेंट्रेट होके एकदम अच्छे से पढ़ लेती थी। जैसे खाना पीना खा के अपना आराम से मैं 9 बजे 8:30 बजे बैठती थी। उधर 1 घंटे बीच में गैप रहता था। इसके बाद मेरी कोचिंग 3 से 5 थी। जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद साग सब्जी लेना, थोड़ा सा इधर उधर बात उत करना, फिर चाय बना के पीना, थोड़ा प्रैक्टिस करती थी। जो यहाँ पढ़ाया गया था उसको रिविज़न करना, जो यहाँ पढ़ के जाती थी उसको रिविज़न करती थी। फिर खाना बनाते समय घर वालों से बात करना, सिस्टर या मम्मी से या मायके जिससे भी बात करना है। खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय ही लीड लगा के अपना जेब में रख के मोबाइल और फिर बात करती थी। मतलब टाइम वेस्ट नहीं मैंने किया उसके बाद से। फिर इसके बाद जो है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक मैं पढ़ती थी। कोई भी टॉपिक उठा के, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, इस तरह से उठा के एक टॉपिक क्लियर कर लेती थी 2 घंटे में। भले ही मैं पढ़ी थी लेकिन सर का नोट्स जो है उसके सर ने बताया, मैं बहुत परेशान रहती थी, फिर भी मुझे सेटिस्फाई नहीं रहती थी। वो भी पढ़ती थी, ये भी पढ़ती थी, एनालिसिस करती थी, इसमें ऐसा लिखा है, सर ने ऐसा लिखवाया है, तो बड़ा कंफ्यूजन बना रहता था। सर से मैं मिली ऑफिस में, सर से बोली कि सर मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, टेक्स्ट बुक भी पढ़ती हूँ, नोट्स भी पढ़ती हूँ, फिर तमाम गाइडें भी खरीद ली थी बाद में, पहले नहीं मेरे पास कुछ भी था। तो सर ने कहा सब साइड रखिए, आप सिर्फ नोट्स पढ़िए और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, सिल पे सॉल्व करिए और नोट्स पढ़िए, आपका सिलेक्शन हर जगह होगा। और मैंने वैसा ही किया। सर के नोट्स से मैं सच बता रही, मुझे इतना लगाव, अभी भी मेरा सर का नोट्स पढ़ा हुआ है टॉपिक वाइज, सब 3-3, 2-2, 3-3, जैसे भी मैं रही 3-3 सेट नोट्स का है और सब ऐसे पढ़ा है। इतना लगाव हो गया कि मैं वही पढ़ती थी और जो भी मानवीय गलतियां, मानवीय भूल होता है, नंबर से रुकता था, छोटी छोटी रचनाएं गलत हो जाती हैं, बड़ी आसान टफ चीजें सही हो जाती थी एग्जाम में या टेस्ट में। छोटी छोटी रचनाएं जो है ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए या फिर मानवीय भूल समझ लीजिए, गलत हो जाती थी। नोट्स बार बार पढ़ने से नोट्स पे इतना कमांड हो गया था मेरा कि कोई रचना, यहाँ तक सन भी नहीं गलत होता था। जो सन लिखवा दिए महिला रचनाकारों का, नाटककारों का, गलत नहीं होता था। तो वही मेरा रूटीन था। शाम से मैं पढ़ती थी 2 घंटे और इसके बाद खाना खाना, फिर थोड़ा टहलना, लाज में हॉस्टल में जहाँ भी रही लड़कियों से थोड़ा सा बात करना मूड फ्रेश करने के लिए। 1-2 लड़कियाँ थीं मेरे लाज में, सब्जेक्टिव थी, उनसे डिस्कशन करना, चलो ये बताओ वो बताओ। खाना खा के टहलते समय, जब टहलते थे हम लोग तो छत पे, तो डिस्कशन कर लेते थे किसी टॉपिक पे। इस तरह से फिर मैंने ऐसे टॉपिक वाइज तैयार क्या मतलब ये था कि तैयार है उसको रिवीजन करते रहना। ये नहीं कि मेरा तैयार हो गया मैंने पढ़ लिया तो बस उसको रख दें, ऐसा नहीं था। उसको रिवीजन टॉपिक वाइज, जैसे आदिकाल खत्म हो गया फिर भक्तिकाल का उठाया नेक्स्ट डे, फिर भक्तिकाल खत्म हो गया फिर रीतिकाल का, फिर ऐसे इस तरह से टॉपिक करते करते 6 टॉपिक पे मैं हमेशा 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाता था, फिर से आदिकाल से शुरू। और उसी में बीच में सुबह का टाइम में रखी थी। काव्य शास्त्र थोड़ा टफ होता है तो काव्य शास्त्र में मॉर्निंग में ही पढ़ती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रहता था, याद भी हो जाता था। काव्य शास्त्र में सुबह पढ़ती थी, सुबह भी मैं 5 बजे उठ जाती थी। 5 बजे उठ के फिर काव्य शास्त्र पढ़ना, भाषा विज्ञान पढ़ना और इसके बाद जो डेली का रूटीन वर्क होता था करने के बाद फिर दोपहर में पढ़ना है। इसके बाद सॉल्व करना काव्य शास्त्र का, जो सर की पतली सी एक बुक आती थी उसको मैंने लिया था, उसको सॉल्व करती थी। वो 2 बुक मैंने लिया था, एक तो खराब हो गई, मतलब सॉल्व करते करते रफ हो गई, फिर दोबारा लिया। तो इसी तरह से था, सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस ये होता है कि 2 घंटे जो एग्ज़ाम है, जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों को टेस्ट अभी तो जो लोग आए हैं रेगुलर आते होंगे, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए ये संदेश है कि टेस्ट चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा टेस्ट रेगुलर, आप एक दिन क्लास मिस कर सकते हो किसी कारणवश, लेकिन टेस्ट आपको अगर फीवर है तब भी आपको टेस्ट में आकर बैठना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम के दिन फीवर हो गया, बुखार हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई तो आप हैबिचुअल नहीं रहोगे और नहीं दे पाओगे। तो टेस्ट में रेगुलर रहना चाहिए। टेस्ट के बाद जो सर नेक्स्ट डे सॉल्व कराते हैं,
सॉल्व कराते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं, क्या सॉल्व कराएंगे, किसी पर से देख के कर लेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में, मैं अनुभव बता रही हूँ कि 1-2 महीना मैंने किया था, उसकी सजा ये मिली कि इतने बार मुझे इंटरव्यू देने के बाद वापस आना पड़ा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू का रीजन नहीं था, ठीक है, इंटरव्यू में 1-2 नंबर प्लस माइनस अगर रिटर्न में मैं चढ़ा लेती तो वहां से वापस नहीं आना पड़ता, चाहे जीआईसी मेंस हो, जीआईसी इंटरव्यू हो या फिर टीजीटी पीजीटी 2016 हो। अगर टीजीटी पीजीटी 2016 में 1-1 नंबर रहा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, इंटरव्यू में कितना भी कम नंबर देते। तो वही सॉल्व जो है सर, टेस्ट लेने के बाद जो सॉल्व कराते हैं उसको नेक्स्ट डे जरूर आए, और जो भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको नोट करें, उसको रिवीजन करें, यही है। और सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। काफ़ी लोग निकले यहाँ से, बहुत अफवाहें भी सर के बारे में फैलाई जाती थी, सर का तबीयत खराब था, और सर से आप लोगों को भी लगा होगा, हम लोगों को तो, हमारे स्टाफ के जितने लोग हैं, हम लोगों को लगता था कि जब कोचिंग नहीं जा रहे तो लगता था पूरा दिन बेकार, फिर इलाहाबाद क्यों है। कभी कोचिंग मिस नहीं करते थे, लगता था कि कोचिंग नहीं जा रहे, अपने घर। हम लोगों के स्टाफ में जितनी भी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं या जो लोग हैं मान लीजिए नहीं भी हुए हैं, तो ये लगता था कि हमारा घर है, हमारे परिवार, हमारे गार्जियन है सर। इनका मोटिवेशन, इनकी बातें सुनने के बाद जो दिन भर का स्ट्रेस रहता था, तनाव रहता था, सब गायब हो जाता था, सुकून मिलता था। सर के बारे में अगर कहीं से भी कोई मतलब तमाम लोग अराजक तत्व होते हैं, जैसे ऑनलाइन में कुछ इस तरह के कमेंट कर देते हैं तो बड़ा बुरा लगता था कि हमको कोई कह रहा है, कैसे कह दिए ऐसा। पता था ना कि सर बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार, और जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं, और उनका सिलेक्शन लेने के पीछे हर किसी का ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। कहीं ना कहीं हम सिलेक्ट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही चूक होती है। इसमें हम अध्यापक का, टीचर्स का या और किसी का दोष नहीं दे सकते, परिस्थितियों का भी दोष नहीं दे सकते। हम टेस्ट में, हमको थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़ा सा सर भारी हुआ, हम टेस्ट देने नहीं जाएंगे, बना लेते हैं ना। सर अगर पूछे आप टेस्ट में नहीं थी, यही कहते हैं कि टेस्ट, हमसे भी पूछते थे सर फीवर था, तबीयत खराब थी। तो अगर एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो जाएगी तो तब तो हमारी बरसों की मेहनत चली जाएगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप आके बैठिए, नहीं 2 घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटा ही बैठिए, 1 घंटे में ही सॉल्व करिए, कुछ तो मिलेगा, और जो मिलेगा वही रामबाण का काम करेगा। यही कहना चाहूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं कुछ सर और कुछ जो भी इच्छा। लंबी कहानी है आपकी। हाँ, कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ हुआ। इतने सफर में कुछ लोग आते हैं 3 महीने में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, वैकेंसियां लगी रहती हैं, आते हैं। जब मैं आई थी तो कोई वैकेंसी नहीं लगी थी, 2016 में आई थी। 16 के बाद सर 20 में हुआ था ना, 2016 वाला 19 में पेपर हुआ था, फिर साक्षात्कार थोड़ा टाइम लग गया था होने में, तो काफ़ी 4 साल का समय मैंने गंवाया ऐसे। तो लोग क्या कहते हैं कभी ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, लोगों की राय बदल जाएगी। एक है ना, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम ही है कहना, अगर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। लोगों का काम ही है कहना। कभी घर वाले, यहाँ तक घर वाले भी थक जाते हैं, लंबा सफर होता है 4-5 साल का, है ना, विश्वास डगमगा जाता है। मेरे घर में तो मेरी मम्मी थोड़ा सा सुन के हो गई थी होपलेस। पापा मेरे कभी नहीं कहे, हाँ लास्ट टाइम में पापा ने कहा एलटी में कुछ कारणवश, उसमें मेरी गलती नहीं थी, तैयारी काफी अच्छी थी, कुछ था ऐसा कि हो नहीं पाया मेरा। बगल में हुआ गांव में, तो होता ना गांव में किसी का सिलेक्शन होता है इंटर कॉलेज में तो शोर हो जाता। पापा ने कहा बेटा तुम्हारा क्या हुआ। फर्स्ट टाइम पापा ने पूछा था। पापा मेरे बहुत प्यार करते हैं, हम सारे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा, कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं। जब मेरा नहीं होता था मैं बोलती थी कि पापा वो मतलब ससुराल में भाभी का ऐसे, क्योंकि वहाँ पे लोग प्राइमरी में सेलेक्ट थे तो सुनने में आता क्या कर रही हैं, प्राइमरी में सेलेक्ट हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हैं मेरे यहाँ प्राइमरी में ससुराल में। तो कहते थे कि अगर तुमको कुछ अच्छा पाना है, अच्छी जगह जाना है तो कान से बहरे हो जाओ और आँख से अंधे, तभी कुछ पाओगे। ये समझो हमको दिखाई नहीं दे रहा कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है कि सिलेक्शन के बाद ये गिफ्ट वो गिफ्ट लोग सुनाते थे, और कान से सुनाई न दे, कान से बहरे हो जाए एकदम से कि कौन ताना दे रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, एकदम कुछ नहीं, अपना लक्ष्य देखो। अर्जुन की तरह मछली की सिर्फ आंख देखो। द्रोणाचार्य के तमाम शिष्य थे, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, सब किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, उन्होंने सबको बुला के सबसे पूछा, दुर्योधन से, भीम से, सबसे
किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पत्ती दिख रही है, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा कि मतलब इस तरह का दृश्य वहां का अगल बगल का सर चिड़िया दिख रही है, एक पेड़ दिख रहा, टहनी दिख रही है, टहनी पे बैठी हुई चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन ही एकमात्र था, उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है और क्या भेदना था, और चिड़िया की आंख भेदनी थी, चिड़िया की आंख को भेदना था। अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है, उसने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और उसने भेद दिया। और सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही रहा। और वास्तविकता है, चूंकि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत स्नेह करते हैं, या नॉलेज से कह लीजिए सर, जो भी मैंने समय दिया है, बहुत इंटर कॉलेज के बच्चे जो है, इंटर के सेक्शन वाइज में बड़ा विद्यालय है, बहुत संख्या भी बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चों का मुझसे लगाव। 2 दिन न जाऊं जाके यहाँ तक मेरी वाली मैडम नाम रख दी है, मेरी वाली। जाके लड़कियां कहती हैं प्रिंसिपल से, सर मेरी मैडम नहीं आई हैं। कौन मैडम? तो नाम लेके बताएंगी, अरे नहीं जी उनकी तबीयत खराब है, छुट्टी पे 2 दिन नहीं आती हूँ। तो नहीं, अगर लंच के बाद मैं स्कूटी अगर स्टार्ट कर दी घर जाने के लिए, तो बच्चे ये कहने लगी, कहने नहीं मैम पढ़ा के जाइएगा। जब लंच के बाद जिन बच्चों का घंटी रहता है, कहते हैं पढ़ा के जाइएगा, हम लोगों को छोड़ के हमेशा चली जाती है किसी कारणवश। तो नॉलेज की वजह से आप आगे भी प्रभावित करेंगे स्टाफ को, बच्चों को। और नॉलेज कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा, बार बार चीजें पढ़ने से। हम बताते हैं रचनाएं, जैसे प्रसाद का रचना हम अगर पढ़ा रहे हैं, प्रसाद का कोई टॉपिक आकाशदीप है, तो आकाशदीप इंटर में है, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ, इंटर फर्स्ट ईयर में है, 11 में है। तो जैसे जीवन परिचय पढ़ाऊंगी, तो मैं रचनाएं ऐसे फ्लो में जैसे सर रटा दिए है ना, तो सब जुबान पे रटा हुआ है, तो बच्चे बड़ा इंप्रेस होते हैं कि मैम को पूरा आता है इस तरह से। तो आप लोग भी इस तरह से, हाँ, अब ये उनको क्या पता कि मैम इतने साल झेल के वही चीजें एक चीज पढ़ के आई है। मैम को सुनते हैं एकदम जैसे उनको अच्छा लगता है कि पूरी रचनाएं, गद्य पद्य, नाटक, 13 नाटक सब जुबान पे रटा हुआ है, डेट वाइज। 4 बार मेरा नेट है, 4 बार मैंने लगातार सर के संस्था में आने के बाद से शुरुआत हुई, और लगातार नेट फिर आखिर में मेरा जिद था जेआरएफ के बाद पीएचडी करना, जेआरएफ भी हुआ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, इस साल कंप्लीट भी हो जाएगा मेरा पीएचडी। तो यही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बदल दे, क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और यही मेरे साथ हुआ, वक्त से मैंने लड़ा, कभी असफल नहीं, सफलता की मंजिल आखिरी सीढ़ी पे पांव रखकर फिर मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं माना। और आज मैं यहाँ चयनित हूँ, 2 जगह नौकरियां मिली, 3 बार ज्वाइनिंग लेटर घर पे गया। मैं जानबूझ के मेल नहीं कर रही थी, मैं बता रही हूँ ऑनलाइन, कि ताकि लोगों को पता चले कि मैं योग्य। लोग कहने लगे थे गांव में, बगल में मेरे भाई, मेरे रिलेटिव भी यहाँ रहते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, अरे क्या करती हैं, एलटी में भी रिलेशन की है एक दीदी का, क्या करती हैं, इतने दिन से हैं, कुछ हो नहीं रहा इनका। नेट जेआरएफ उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता था, कोई मतलब टेट वगैरह मायने नहीं रखता था, मायने रखती थी तो सिलेक्शन। और मैं बता रही हूँ, उससे कम मेरिट पे, जितना मेरा एकेडमिक था उससे कम मेरिट पे प्राइमरी में सेलेक्ट हुए। और मैं बस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है, मैं जैसे ज्वाइन अगर प्राइमरी में कहीं भी भेज दिया, बहुत अच्छा तो है नहीं, 1-2 कट ऑफ से ऊपर है, तो कहीं भी भेज दिया तो मुझे बोल देंगे ले जाओ अपना फैमिली सही सेट हो जाओ, फिर मेरी पढ़ाई वहीं पे रुक जाएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इंटर कॉलेज में मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। इसीलिए मैं काउंसलिंग नहीं करवाई। और आज सर के मार्गदर्शन में रही। सर जैसे बोलते थे कि अरे प्राइमरी मतलब मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन आप अगर बीएड है, टीजीटी पीजीटी में लगे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है, और नौकरी तो एक दिन ना एक दिन मिलेगी ही, सबको मिलेगी। तो इसी के साथ और कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आप लोग को? तो आप लोग का सिलेक्शन होगा, फिर दिखाई मत पड़ना। अगर आप बातें ना सुनी होती दूसरे के बारे में तो शांत हो जाए सफलता का। तो आप देर आए, लेकिन बहुत ही अनुभव के साथ आए, दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ पूछना हो आप लोग को और तो आप पूछ सकते हैं, रचना भी पूछ सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं कुछ भी। कहते हैं कि जैसे मतलब कोई भी चीज हो, चाहे कालखंड हो, आदिकाल हो गया या कुछ भी, या रचनाएं किस हिसाब से पढ़े कि याद
सकते हैं, पढ़ने का तरीका बता दीजिए। अच्छा, देखिए आदिकाल में या भक्ति काल में इतनी ज़्यादा तो रचनाएं है नहीं कि उसको ट्रिक बना के याद करने की ज़रूरत पड़े। वैसे उसको भी एक एक अक्षर से ट्रिक बना सकती है शॉर्ट में आप, और नहीं तो फिर उसको बार बार, मतलब जैसे एक बार 4 रचनाएं हैं किसी की भी, मान लीजिए आदिकाल में, तो जैसे तुलसीदास की सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं, तो उसको सर जैसे लिखाते हैं कि कौन सा ब्रज में है, कौन सी अवधि में है, कौन सा बड़ा काव्य है, कौन सा छोटा काव्य है, कौन सी रचना में कितने कांड हैं। जैसे 4 रचनाओं में 7-7 कांड है ना, तो इस तरह से उसको अलग अलग आप डिवाइड करके पढ़िए, है ना, अलग अलग डिवाइड करके पढ़िए कि कौन सा बड़ा कांड है। तो एक बार में सारी रचनाएं तुलसीदास की याद नहीं होंगी आपको, तो उसको डिवाइड कर लीजिए और उसको एक ट्रिक से कि इसमें जैसे कुछ ब्रज में है, अवधि में है, तो कवितावली, गीतावली, ली करके है ना, ऐसे करके। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी कि जिसमें रामाज्ञा, प्रश्नावली, कवितावली, गीतावली, ऐसे इस तरह से कि ये रचनाएं हैं अवधि में है, इस तरह की रचनाएं ब्रज में है, इसमें बड़ा कांड है। इस तरह से उसको अलग अलग विभाजित करके आप पढ़ेंगी तो वो दिमाग में लॉन्ग टाइम तक, जैसे ऐसे रटेंगी तो रटने के लिए रट लेंगी आप, कुछ समय तक आपको याद भी रहेगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक, ज्यादा समय तक दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए उसको डिवाइड करके, अलग करके, छाट के उसको अलग अलग कोई ट्रिक बना लीजिए और अपने दिमाग में रखिए उसको, वो ज्यादा समय तक रहेगा। और जैसे नाटक है, कहानी है, या उपन्यास या प्रसाद की, जैसे मान लीजिए रचना है प्रसाद की, नाटक है, तो जैसे कहाँ से शुरू, सज्जन, कल्याणी, विशाख दत्त, इस तरह से शुरू होता है पूरी रचना है, 13 नाटक है ना। तो अगर आपको ऐसे 13 नहीं याद हो रहा है तो मैं नेट का जब देती थी तो मैंने बहुत मेहनत किया था JRF के लिए, मुझे डेट वाइज याद हो गया था पूरी रचना, यहाँ तक कि पाश्चात्य का भी अभी तक याद है, अभी तक मैंने भूला नहीं उसको, कोड बना के। जैसे इसका मैंने बना लिया था प्रसाद का, एक बता रही हूँ आपको, आप वैसे ही और भी रचनाओं का टिक बना सकते हैं। श्री विशाख अजात कामना, जन्मे स्कंद एक चंद्र ध्रुव, पूरी रचनाएं इसमें आ गई है ना। इनका अग्निमित्र ही है शायद अपूर्ण, है ना, तो अग्निमित्र इनका अपूर्ण है। तो जन्म ऐसे श्री विशाख, श्री से राजश्री, विशाख से विशाख दत्त, श्री विशाख अजात, अजात से अजात शत्रु, कामना है ही। फिर इस तरह से मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द लेकर ट्रिक बनाकर 13 रचनाएं याद कर ली। जब भी एग्जाम में आता था मेरा कभी गलत नहीं होता था, इस तरह से क्रम मिलाने वाला जो भी रचना आती थी। जो लंबा है उसको इस तरह से आप याद कर सकती हैं, और जिसका जो छोटा है उसको डिवाइड करके, अलग विभाजित करके आप तैयार कर सकती हैं। संख्या पहले ये करना है कि आप ये बता दीजिए हाउस वाइफ लोग कैसे तैयारी करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, समस्या इसी चीज से है। हाँ, कि वो लोग किस तरह से पढ़े, कितने घंटे कैसे समय दें, हाँ, उनकी तैयारी अच्छी हो जाए फैमिली में रहते हुए। अच्छा, फैमिली में रहते हुए भी, बट मान लीजिए हमारा कोचिंग बोले ना, मेरा कोर्स हो जाए तो उसके लिए हम कैसे पढ़े, आप भी हाउस वाइफ हैं, आप भी बोले जी बिल्कुल जी। तो मतलब आपके बच्चे हैं कि फैमिली में? हमारे पास फैमिली भी है, लंबी फैमिली है। अच्छा, आप प्रॉपर यहीं की हैं? नहीं, हम तो जौनपुर से आए हैं। तो यहाँ फैमिली में रह रही हैं या फिर यहाँ तो फ्री है। यहाँ फ्री हैं? तो फैमिली में आप 4-6 दिन रहती होंगी, बहुत जाती होंगी तो 4 या 6 दिन रहती होंगी, बस 4-6 दिन। तो उस 4-6 दिन में आपको रात में, तो मान लीजिए काम तो दिन में रहता है, दिन में अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में क्या करिए कि काम निपटाने से पहले थोड़ा चालाकी से काम लेना पड़ेगा। जैसे दिन में आप खाना बना दी, खिला दी, सब काम कर ली, है ना, अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, इसके बाद 1-2 घंटे आप सो जाइए, है ना, दिन में आप सो जाइए 2 घंटे। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ये नहीं कि दिन भर करते रहेंगी तो रात में सो जाएंगी। 2 घंटे सो लीजिए, इसके बाद दरवाजा बंद करके हम सोने जाना है, मेरा सर भारी है, जो भी इस तरह से भी फैमिली में थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना, सर दर्द है, उस तरह से सो जाइए। दिन में सोने की आदत डालिए, एक दिन नींद नहीं आएगी, लाइट वाइट ऑफ कर दिए, पर्दा वर्दा गिरा दीजिए, शीशा उसा सब ढका रहे, इसके बाद अच्छी नींद आ जाएगी। फिर आप वही दिन का जो 2 घंटे का जो आपको रिलैक्स मिलेगा फैमिली में रहते हुए, वो रात में काम देगा। आप रात में कॉफी बनाइए, थर्मस में दूध रखिए, कॉफी डालिए, इसके बाद पी लीजिए, इसके बाद पढ़िए। आप रात में पढ़ सकती हैं आराम से रिलैक्स होकर। अगर दिन भर काम करती रहेंगी तो या आराम अपने आप को, अपने मस्तिष्क को नहीं देंगी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग को रिलैक्स देना।
अगर दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो आप पढ़ने लेके बैठेंगी, रात में तुरंत सो जाएंगी, तुरंत नींद आएगा, लगेगा कल पढ़ लेंगे, ऐसा लगता है ना कल पढ़ लेंगे, तो वैसे आप सो जाएंगी। तो आप दिन में सो लीजिए, दिमाग को रिलीफ दीजिए और रात में पढ़िए। और बाकी जो घर में क्या होता है पढ़ने के वक्त, पूरे दिन क्या हुआ वो चीज दिमाग में ना लाइए, बस ये लाइए हमको सिलेक्शन लेना है इस बार हर हाल में। और ये बता दीजिए कितने घंटे समय मतलब देना है? जैसे अभी तो आप फ्री हैं, अभी तो आपके जिम्मा मुझे लगता है कि जैसे मैं जैसे साग सब्जी लेना, चूंकि मैं खाना पहले मैं हॉस्टल में ही रहती थी तो 1-1.5 साल रही, बड़ा उस समय पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, जितने टाइम हम खाना बनाते हैं खाते हैं उससे ज़्यादा लग जाता था कैंटीन में लाइन लगाने में। तो मैं 1 साल रही और अभी जब से मैं लाज में रही हूँ तो मेरे पास बहुत कम समय रहता था खाना बनाने, मतलब बन जाता था जल्दी समय में। तो खाना बनाने के सिवा, रूटीन वर्क करने के सिवा बाकी हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है। अगर हम फोन में छेड़छाड़ न करें, फोन से ज़्यादा टच में न रहें, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से दूर रहें तो हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है। आप लोग खूब एनालिसिस करिएगा कि बहुत टाइम होता है, यूट्यूब, सोशल मीडिया और फोन से दूर रहें। हाँ, फैमिली है तो फैमिली से बात करना, उनको समय देना जरूरी है। खाना बनाते समय आप बात कर सकती हैं, बर्तन धोते समय बात कर सकती हैं। हमको तो डांट भी पड़ती थी, हस्बैंड डांट, जब भी फोन करो खड़बड़ खड़बड़, जब भी फोन करो खड़बड़ खड़बड़, इस तरह दिन भर बर्तन धोती हो तुम। हम कह नहीं, जब बात करते हैं तब। हाँ, हमारा तो टाइम बर्तन धोने के समय है ना, इस तरह से। आपने ये बता दीजिए कि जैसे कि घर पे रहते हुए हम किस तरह से मतलब पढ़ें, तैयारी करें। अच्छा, ये बता दीजिए। घर के लिए ही हम बताए हैं। घर के लिए तो आपको दिन भर खाना बनाना नहीं होगा, सुबह शाम ही होगा। खाना खिलाने का भी एक रूटीन होगा, समय होगा ना कि इस टाइम सब नाश्ता करेंगे, इस टाइम खाना खाएंगे। तो बाकी समय आप परिवार को जो हंसी मजाक या जो लोग गेस्ट आते हैं उनसे बात करने के सिवा आप थोड़ा रिजर्व रहिए। ये कोशिश करिए हमारी एनर्जी कम वेस्ट हो, हमको कम बोलना पड़े, लोग हमसे कम टच में रहे, बहुत ज्यादा टच में ना रहे। और जो आपका समय मिलता है आप पढ़ेंगी तो हमको नहीं लग रहा किसी के घर वाले जबरदस्ती उठाएंगे, है ना, कि पढ़ रही है चलो उठो। बहुत कम ही रेयर केस में सास जेठानियां होंगी उठा देंगी, बाकी हस्बैंड तो नहीं उठाएंगे कि पढ़ रही है। तो उस समय भी आप पढ़ सकती हैं, सॉल्व, अगर आप पढ़ नहीं पाती हैं तो सॉल्व कर सकती हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट, सर का टेस्ट पेपर या शिल्पी का प्रैक्टिस सेट। जैसे हम ये नहीं करें कि एक टॉपिक तैयार हो जाए, दिन में तो नहीं तैयार होगा, फैमिली में जो लोग फैमिली से होंगे जानते होंगे, दिन में कोई टॉपिक लेके आप बैठेंगी कुछ न कुछ काम आ जाएगा। तो आप वो रात में, हमने बताया दिन में रिलैक्स करने के बाद आप रात में एक टॉपिक तैयार करिए। वो 2 घंटे में आपका फोन ऑफ होना चाहिए, आपको उठना नहीं है। अगर नहीं नींद आ रही है, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, नींद भाग जाएगी, फिर पढ़िए और दिन में सॉल्व करिए। सॉल्व करने में क्या है, हम एक बार में, जरूरी नहीं है कि 125 प्रश्न करते हैं, एक बार में 50 प्रश्न करिए, 25 ही प्रश्न करिए, फिर वहां मोड़ दीजिए पेज। जो काम अगर आ जा रहा है फैमिली में वो काम कर लीजिए, फिर 25 के बाद से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ सकती हैं। वेलकम। रचनाएं याद करने में आप बोले हैं कि टिक बना सकते हैं, जी। लेकिन निबंध याद करने में मतलब टिक तो नहीं बन पाते हैं। हाँ। और आप सभी को टिक से जब कहीं भी आज से 10 साल पहले अगर वही टिक बनाकर कहीं भी वो रचनाएं देखिए, अगर आप टिक बना रहे हैं तो याद आता है, लेकिन निबंध का टिक नहीं बनता। हाँ, निबंध का तो थोड़ा सा उसके लिए कोई निबंध के लिए देखिए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ज्यादा निबंध, ललित निबंधकार जो हैं जैसे हरिशंकर परशाई का, विद्यानिवास मिश्र का, इन लोगों का ज्यादा निबंध है। बाकी शुक्ल का है तो शुक्ल का खुद ही डिवाइड है, भावनात्मक निबंध, ऐसे है ना, चिंतामणि में 17 निबंध संकलित है। तो इस तरह से वो डिवाइड है, उसको बार पढ़ने की आपको जरूरत है। जैसे उसको टिक बनाने की जरूरत नहीं है निबंध को, हम रचनाएं पे टिक बनाए, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, ये इसका टिक बन सकता है। इसका मैंने याद किया था नेट JRF, तभी मेरा 4 बार लगातार JRF, नेट फिर JRF। और जो निबंध है उसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत होगी। कुछ निबंध जो होते हैं कॉमन होते हैं, जैसे विवेकी राय का है ना, कौन तू फूलवा बिरन हरी, और इनका है हरिशंकर परसाई का भी मुझे तत्काल नहीं याद आ रहा। जब मैं पढ़ती थी तो जो कॉमन रहते थे, जहां से फंसने का डर रहता था, उसको मैं एनालिसिस कर लेती थी कि यहाँ से मतलब इनका भी है, इनका भी है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ललित निबंधकार, और इनका है हरिशंकर परसाई का शिरीष की याद आई, कुछ इस तरह से है रचना ना। तो उनका दोनों लोगों का मिलता जुलता है, एक शब्द का अंतर है। उसको शिरीष का फूल और शिरीष की याद आई, है ना। फूल जो है हजारी का है और याद आई उनका है।
विद्यानिवास मिश्र का। तो इस तरह से मैं क्या करती थी कि अलग कर लेती थी। जो क्वेश्चन लगता था कि जैसे एग्जामिनर भी फंसाने वाले क्वेश्चन डालते हैं, इस तरह का डालता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि इनका है कि ऑप्शन में दोनों रहेंगे, तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जो मिलता जुलता हो, थोड़ा सा अलग हो, है ना, मिलता जुलता हो, और जो जो कॉमन होता है उसको आपको 3 से 4 बार पढ़ने की जरूरत होती है। और हम 3 बार पढ़ेंगे, मान लीजिए आप लंबा समय है एग्जाम होने में, तो सर तो वैसे रटा ही देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बार बार लिखते हैं, वो तो पूरा दिमाग में फिट हो जाता है, उसके लिए कोई टिक ही नहीं होता है। हाँ, अगर क्रम से आप याद करना चाहिए, जैसे आपको यूजीसी वगैरह देना है, क्रम से याद करना है, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार 4 बार, फिर पढ़ के फिर आप उसको लिखिए। एक रफ तो जरूर होना चाहिए हर किसी के पास, ऐसे याद करके लिखने के लिए। मेरे पास ऐसे पतले पतले मुझे लग रहा है 7-8 रफ थे, और मैं अभी तक उन रफों से इतना मोह हो गया है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ किसको हटाऊं। जैसे है तो रफ, लेकिन मैं फेंकी नहीं हूँ, अभी तक रखी हूँ। जिसको मैंने रेड पेन से, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से याद करके लिखा है, याद करके निबंध या रचनाएं, जो भी गद्य पद्य की रचनाएं डेट वाइज लिखा है, उसको मैं फेंकना, जैसे याद सब है लेकिन लगता है सब इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ घर गई तो घर लेके गई, घर से फिर जहाँ शिफ्ट हुई हूँ फ्लैट में, वहां भी सब रखी हूँ, फेंकने का मन ही नहीं करता है। लगता है कि कैसे मैं, मतलब लगाव है उस चीजों को, लगता है एक बार देख लूंगी याद हो जाएगा, मैंने इसको याद करके लिखा है। उसी तरह से आप याद करके लिख सकती हैं। याद करिए, 3 बार 4 बार पढ़िए, एक बार स्वयं से लिखिए, फिर देखिए कौन सा छूट रहा है, फिर एक बार याद करिए, फिर से शुरू से लिखने की कोशिश करिए। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। हायर के बारे में बता रहे। अच्छा, हायर, ठीक है। हायर के बारे में जैसे, हाँ ठीक है। हायर के बारे में जैसे क्या जानना चाह रही हैं, जैसे सिलेबस, उसका सिलेबस डिसाइड है कि ये चीजें पढ़ना। देखिए उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिया है, साहित्य का इतिहास जो कॉमन है, जो टीजीटी पीजीटी में आप पढ़ रही हैं, उससे 60 से क्या 70% उसी से आना है, उससे बाहर नहीं आना। जो छोटी छोटी रचनाएं मानवीय भूल होती हैं, बाकी काव्य शास्त्र है, उसमें भाषा विज्ञान है, वही भाषा विज्ञान अलग नहीं है हायर के लिए। जो टीजीटी पीजीटी में पढ़ रही है ना, वही हायर के लिए भी है। हाँ, कुछ सिलेबस अलग किया है जो हम नेट में पढ़ते हैं, कुछ नेट का उठा के डाला है और कुछ रचनाएं बदला है। तो उस रचनाओं के लिए आप सोशल मीडिया, जैसे अभी मार्केट में तो कोई बुक आई नहीं है स्पेशली, तो यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं या गूगल पे सर्च करके उसके बारे में आप पढ़ सकती हैं। पात्रों का नाम, उसका जो रचना दिया उसका रचना का वर्ष, प्रकाशन वर्ष, इस तरह से पढ़ सकती हैं, उसको नोट्स बना सकती हैं शॉर्ट। और बाकी आपका मान के चलिए कि 70% यहाँ क्लास में बैठने से 70% आपको लाभ होगा, क्योंकि भाषा विज्ञान वही है, काव्य शास्त्र वही है, सेम है, हिंदी साहित्य का इतिहास वही है, उसका कोई और छोर ही नहीं है। और 30% आपका सिलेबस से आएगा, जो नाटक, उपन्यास, कहानी, क्योंकि पिछली बार मैं दी थी और मेरा 69 क्वेश्चन सही था, सब मानवीय भूल हटा दिया जाए तो, और उतने पे ही लोगों का सिलेक्शन हो गया था जितने पर मेरा सही था। अभी भी सही मैं बुकलेट रखी हूँ, सीरीज रखी हूँ। वो एक्चुअली क्या था, उसको बगल बगल में भरना था, 10 क्वेश्चन इधर 10 क्वेश्चन इधर, ऐसे ऐसे दिया था। और हम लोग जो टेस्ट देते हैं सर के यहाँ, वो ऊपर से नीचे 1 2 3 करके 11-12 जाते हैं। मैं बुकलेट में तो सही लगाई थी, भरते समय मैंने देखा नहीं बुकलेट देख के, और प्रश्न मैंने देखा नहीं कि प्रश्न किसका क्या संख्या, बस ऐसे करते करते देते टेस्ट में और एग्जाम देते, टीजीटी पीजीटी का सब देते वही आदत थी, वैसे ही कर दी। 30 प्रश्न पे गई मैं, 30 भर के जब वहां गई तो वहां देख रही हूँ कि 77 लिखा हुआ, कुछ इस तरह से लिखा है, 31 या कुछ और लिखा हुआ था, 77 लिखा हुआ था। फिर मैंने देखा कि 71, तो मैंने देखा कि मैं 71 कैसे, यहाँ तो 31 होना चाहिए, यहाँ 71 कैसे आ गया। फिर मैं देखी कि यहाँ बगल बगल में ऐसे ऐसे 10-10 करके उधर दिया था, फिर 51 से इधर, फिर इस तरह से दिया था। फिर मेरा दिमाग ही खराब हो गया, काफी क्वेश्चन उसमें मैंने गलत किया था, तब भी मेरा गिरते पढ़ते हो जाता। 10-11 कुछ का सी लगा दिया था, बुकलेट में सी लगाया था, उसका डी भर दिया था, इस तरह से भर दिया था हमने, स्क्रैच कर दी, वो मेरा चेक ही नहीं हुआ बुकलेट। अगर चेक हो गया तो कल्याण हो गया था, उसी बार में पढ़ना नहीं पड़ता फिर दोबारा। तो यही की पढ़ाई काम आई, कुछ अलग से मैंने पढ़ा नहीं था, टाइम नहीं था ना, सिलेक्शन हुआ था लगातार, उस समय बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जो भी पढ़ा था यही निरंतर कोचिंग में यही बैठ के, और तमाम लोगों का, कई लोगों का परिचय में हुआ ही है इसी कोचिंग से, हायर में भी। तो बहुत अलग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो 30% अलग किया है, 30 समझ लीजिए 30 नंबर का बस सिलेबस है जो अलग किया है, उसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर देखिए परीक्षा के हिसाब से, अगर परीक्षा लंबा समय जाता है
तो आप किताब तो मुझे नहीं लगता इतनी मोटी, मैला आंचल इतना मोटा है, कौन पढ़ेगा उसको? एक दो क्वेश्चन आएगा, पात्र से आएगा या कथन से आएगा। नहीं, जेआरएफ मेरा निकला तो मैं सब साइड में कर दी थी। शुक्ल की बुक सर कहते हैं, और उनका जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मैंने 2 ही पुस्तकें पढ़ा जेआरएफ के समय, वो भी मैं साइड में पढ़ती थी, 1 घंटा पढ़ती थी, 1-1.5 घंटा, बाकी मैं नोट्स ही पढ़ती थी। जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ है नोट से हुआ है, टेस्ट से हुआ है, क्लास में आने से हुआ है, इतना सब रट हो गया था कि अभी तक याद है। मैं एक बार अच्छे से 3 महीने 2 महीने का समय दे दूं तो मुझे मेरा फिर भी से मतलब रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। तो सब जो हुआ है सब कोचिंग से ही हुआ है, रेगुलरिटी से हुआ है। रेगुलर कोचिंग में बैठने से बहुत लाभ होता है। आप एक बुक पढ़ती हैं, आपको उस बुक से 4 से 6 क्वेश्चन के लिए आप इतनी मोटी बुक और 1 हफ्ते का कम से कम 2 घंटे का समय देंगी, तब मान लीजिए 3 दिन में 4 दिन में खत्म होगा। लेकिन आप वो सॉल्व करती हैं, क्लास में बैठती हैं, सर 10-15 मिनट में पूरा सिलेबस जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख डालते हैं, 10-15 मिनट में 20 मिनट में पूरा सिलेबस लिख डालते हैं। तो आप वो देखेंगी या बुक पढ़ के 4 क्वेश्चन लेंगी? ज्यादा जो लाभकारी होगा वही होगा। हम लोग भी बुक पढ़ के परेशान हो गए, तब जाके समझ में आया कि कुछ होना नहीं है बुक से, है ना। आप बुक इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए शुक्ल का या संवेदना का विकास पढ़ते हैं ताकि हम जो क्वेश्चन आते हैं कथन वाले वो गलत ना हो पाए। तो सर जो बताते हैं अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है प्रश्न का, तो शुक्ल, संवेदना का विकास और बच्चन सिंह, ये 3 बुक होनी चाहिए आपके पास और तीनों पढ़ना चाहिए कथन के लिए, बाकी कोई बुक नहीं। तो काफी लंबा समय हो गया, तो अब सर ये रेनू जी हैं, रेनू कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं सब लोग? जरा आए, आपको माला पहना देंगे, फोटो जरा माला पहना दीजिए। मिठाई आप लोग खिला दीजिए, ठीक है? आप लोग मिठाई शांति से खाएंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, जैसे जैसे मिलता रहेगा बस खाते रहिए या रखे रहिए जो इच्छा है। अब बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। अगर परिवार बैठे उस बीच में कुछ बोल दिए तो खैर नहीं, लेकिन आपको यहाँ सब कुछ अधिकार मिलेगा। और कुछ चीज़ें अपने ज्ञान को छिपा के रखिए। कोई बैठे हों, कोई मंडू की तरह वहाँ बोल दीजिए तो आपको सब देखने लगे, अरे इतना कहाँ से अनुभव आ गया। तो आप लोग जो सिखाया जाता है, जो आप सुनते हैं, ये ध्यान रखें, जो अच्छा से होता होगा वही अच्छा वक्ता होगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा वही अच्छा लड़ाकू होगा, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। ये जो बताते हैं हम लोग, आपको मेहनत से पढ़िए और भी अच्छे सम्मान आप लोग को दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये ना संकोच करिए कि मेरे ससुर जी देख लेंगे, मेरे नाना देख लेंगे, दुनिया देख ले कि ऐसी नौकरी मिलती है। समझ पा रहे हैं? तो पॉजिटिव रहिए। अगर रेनू जी का सिलेक्शन समय हो गया, जिसका मेहनत आपने किया सर, अब तो अनु जी कि आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपको बहुत सारे जीवन में अनुभव मिले, ये उसी के देन है जो आपके सामने बोल रहे हैं, आपकी मेहनत बोल रहा है। बहुत सारे लोग सेलेक्ट करके 3 महीने हो गए, प्रवक्ता बन के चले गए, लेकिन उनको यहाँ आने में भी डर लग रहा है और क्या बताएंगे, हम क्या पढ़ें। वो बोल भी नहीं पाएंगे कि हम कैसे लेक्चरर हो गए। कुछ लोगों को खुद ही नहीं पता कि हम कैसे प्रवक्ता हो गए, लेकिन आपको पता है कि प्रवक्ता हम कैसे समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और भी आप आ जाइए, आशु आ जाओ, सर जी इधर आ जाओ, सब पहना ही माना आप आ जाओ। आप ये आ जाओ इधर, आ जाइए। ये मेरा बेटा है। माना पहनाइए, माना। नमस्ते बोलो। नमस्ते सर का पेंसिल। आप बताएंगे मम्मी कितनी मेहनत से पढ़ती थी? सर ये मेरे पास तो रहते नहीं थे, लेकिन जानते। तभी कुछ अनुभव है, मम्मी कैसे पढ़ती थी मालूम है? क्या बनना चाहेंगे पहले बताएंगे? आईपीएस। यहाँ पे जो आते हुए डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस। पहले आपको बना दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे को
ये सबसे अच्छी बात है, मम्मी की सिलेक्शन होने से फायदा है कि बच्चे बहुत बड़ी ड्रीम ले लेते हैं। शुभकामनाएं IPS की। थैंक यू मेरे हाथों से। आप कुछ बोलेंगे मम्मी के बारे में? कविता ही सुना दीजिए, कोई याद है? कुछ भी बोलिए। कुछ भी सुना दो, मम्मी कैसे पढ़ती थी वो बता जो दीजिए। प्रेयर होता है वही सुना दो अच्छे से। नमस्ते बोलो सभी को। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। सर को बोलो प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ, क्या सुनाओगे? कौन कहता है? मैं आप सभी को एक प्रार्थना सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है अक्षुदम केशरम। अक्षुदम केशरम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अक्षुदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वेद सबरी की जैसे तुम खिलाते नहीं। अक्षुदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। अक्षुदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं प्रभु नृत्य करते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अक्षुदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी। अक्षुदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू बोलो। और जब IPS बन जाएगा तो जरूर आएगा निरंतर, ठीक है? बोल दो यस। यस सर। आएंगे? यस बोल तो नहीं जाएंगे? नो सर। ठीक है, निरंतर मत बोलना। सर ये दे रहा हूँ और पेन, इसी पेन से आप साइन करेंगे। सर ये भाई बहन है, इनको बुलाना। हाँ बोला यहाँ जो आ जाइए ऊपर। जल्दी आओ, रख दो मोबाइल। विक्की आओ। ये दोनों लोग प्रिपरेशन करते हैं सर। अच्छा। ये तो इनसे मिले। आ जाइए, सब पहना दीजिए, सबको पहना दीजिए। 3 लोग हैं ना? हाँ। सुनिए, पहना दीजिए। अब भाई हैं? हाँ सर ये भाई है। जरा पहना आइए। पहना दीजिए। तो उनको नेहा को पहना दी। ये आपको हाँ हम बना। और नदी का जाए, नदी का और नदी का